हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो आपके लिए रहेगा, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, टोटली हैंड रिटन वे में रहेगा। सेकेंड जो पार्ट हम लाएंगे, जिसमें हम आपका कंप्लीट जो आपका एक्सरसाइज का ग्रामर है वो करवा देंगे। और थर्ड जो आपका रहेगा, उसमें हम सारे ऑब्जेक्टिव करवा देंगे चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक्सरसाइज का 3 वीडियो रहेगा एक्सरसाइज का। बाकी जो इसकी कंटेंट का मैंने वीडियो आपको अपलोड कर दिया है चैनल पर। अभी तक आपने विजिट नहीं किया है, नहीं देखा है, तो आप पहले उस कंटेंट को देख लीजिए, इस चैप्टर को देख लीजिए। इस चैप्टर को मैंने आपको पढ़ा दिया है बच्चों। तो आपको हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो काफ़ी आपके आगामी जो एग्ज़ाम्स होने वाली है 2026 में, उसके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। और आप अपने तरीके से भी नोट्स बना सकते हैं ये आइडिया लेकर। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही चीज़ें आप छाप दीजिए। आप अपने तरीके से भी क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। B1 B2 करके इस तरह से 4-5 टाइप्स का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में बांट दिया गया। काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब टोटली आप कंटेंट पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करो, तो कम्प्लीटली आपको क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप महात्मा गांधी के बारे में क्या क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आप जानते हैं वो आप लिखना है। तो पहले तो महात्मा गांधी को हम बापू कहते हैं, महात्मा गांधी वाज कॉल्ड बापू। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि वो एक इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर बने, वो लीड कर रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, और वो मूवमेंट किसके अगेंस्ट में फाइट कर रही थी, तो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में फाइट कर रही थी। फिर उन्होंने एक जो मूवमेंट, जो उनका वेपन्स था, जो उनका हथियार था, वो सत्याग्रह था, सत्य की खोज, नॉन वायलेंस को लेकर ही वो पूरी दुनिया पर ब्रिटिश को क्या किए, भगाए। अफ्रीका में भी फाइट किए, तो वहाँ पर भी वो जीत जाते हैं। तो सत्याग्रह उनका बेस्ट जो मेथड था, नॉन वायलेंस। ठीक है, तो सत्याग्रह और नॉन वायलेंस जो उन्होंने एडॉप्ट किया, और एडॉप्ट करने के बाद उनकी जो ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ फिर उसके बाद इन द बिगिनिंग गांधी जी वर्कड इन साउथ अफ्रीका। वही कह रहे हैं कि गांधी, जब उन्होंने बैरिस्टर की जब पढ़ाई की थी, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद जब वापस आया तो उनके पास कोई काम नहीं था। उसके बाद वो जाते हैं किसी बिजनेसमैन, इंडियन बिजनेसमैन की केस लड़ने चले जाते हैं साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में जाकर वहाँ पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहाँ कितनी रंग भेद है, रेसिज्म है। तो रेसिज्म को उन्होंने कहा कि पहले यहाँ से ख़त्म करेंगे, जो भेदभाव है उसको ख़त्म करेंगे। और फाइनली उन्होंने वही वेपन्स का यूज किया, नॉन वायलेंस, और नॉन वायलेंस से वो जीत जाते हैं। उनकी प्रसिद्धि, मतलब उनकी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में बढ़ जाती है। और फिर वापस आते 1915 में इंडिया में आने के बाद वो सबसे पहले चंपारण बिहार पहुंचते हैं। और बिहार पहुंचने के बाद उन्होंने नील इंडिगो खेती के अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में क्या करते हैं, अभियान स्टार्ट कर देते हैं, मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप अपने आंसर में लिख सकते हो। यहाँ पर आप देख लो सारा कुछ। ये आपको उन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। आप मुझे बता सकते हैं कि उन्हें बापू किसने कहा था, आप मुझे बताएंगे बापू किसने कहा था, राष्ट्रपिता किसने कहा था, महात्मा किसने कहा था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताइए। ठीक है, ये सभी पॉइंट में आप डाल सकते हो, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में बोल रहा है लिखने के लिए, तो ये सभी सारा पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं, व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर इन बिहार। अब ये वही जो मैंने आपको बताया कि गांधी ने फार्मर के लिए बिहार में क्या किया। तो आपको पता है फार्मर क्यों परेशान थे, ब्रिटिशर्स के से परेशान थे, और परेशानी का कारण इंडिगो फार्मिंग था। ठीक है, इंडिगो फार्मिंग के वजह से किसान गरीब हो रहे थे, ब्रिटिशर्स राजा हो रहे थे, है ना।
और उनकी लागत थी वो भी नहीं मिल रहा था, उनको जो वेजेज मिलना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा था। इन सभी के वजह से क्या हुआ कि गांधी जी ने फार्मर को सपोर्ट करते हैं और उन्हें बाहर निकालते हैं। तो जितने भी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड था, ठीक है, वो उसके अगेंस्ट में गांधी जी क्या करते हैं, मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। गांधी जी चंपारण पहुंचने के बाद प्रॉब्लम को पहले क्या करते हैं, समझते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर उस केस के अगेंस्ट में, उस कारण के अगेंस्ट में लड़ते हैं। इट वाज इंडिगो, वो क्या था, वो इंडिगो पीजेंट्स प्रॉब्लम को लेकर था। ब्रॉड गांधी जी चंपारण इन, और आते कहा 1917 में आते हैं। ही स्टार्टेड अ शॉर्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट। तो ये सभी चीज़ें पॉइंट आप नोट डाउन कर लो, लिख लेना, ठीक है। मैं समझाते चल रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैंने दिया है वही आप क्या करो, लिखो, नहीं, आप अपने तरीके से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सभ्यता, सिविलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों सभ्यता, और कल्चर का मतलब होता है आपकी संस्कृति। तो सभ्यता और संस्कृति से आप क्या समझते हैं, सिविलाइजेशन और कल्चर से आप क्या समझते हैं। तो सिविलाइजेशन एक जो है ना स्टेट ऑफ डेवलपमेंट होता है पीपल का, लोगों का जो एक जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, हम समाज से सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि सोशल हो सकता है हमारा, पॉलिटिकल सभ्यता हो सकता है, लीगल ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी जो है ना सिविलाइजेशन का पार्ट है। कल्चर हमारा कस्टम से हो सकता है, हमारे संस्कृति जो होती है हमारे मानना से होता है, हम जिस धर्म से बिलीव करते हैं, बिलीव कर रहते हैं, मतलब बिलोंग करते हैं, वहाँ से हमारी कल्चर्स आती है, संस्कृति आती है, ठीक है। तो यहाँ पर बिलीफ एंड वे लिविंग इनहेरिटेड बाय देम, सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन फैक्ट गो हैंड इन हैंड। इस तरीके से यहाँ पर ये आंसर समाप्त होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट डू यू होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन। चलिए, तो हॉली स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या है, क्या समझते हैं। तो हॉली स्क्रिप्चर जो ये बताता है कि ट्रूथ और सेक्रीफाइस, ट्रूथ मतलब होता है सत्य, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान करना। ट्रूथ और सेक्रीफाइस के बारे में बताएगा, ये बताता है कि दैट ट्रू हैप्पीनेस लाई इन स्पिरिचुअल परस्यूट। कह रहा है कि जो आपकी सत्य है, आपकी जो सत्य है उस सत्य आपकी स्पिरिचुअलिटी से आ सकती है, आपकी हैप्पीनेस स्पिरिचुअलिटी से आ सकती है। तो स्पिरिचुअलिटी परस्यूट रैदर देन इन मेटेरियलिस्टिक्स वंस। मेटेरियलिस्टिक्स या मेटेरियलिज्म जो होता है कहीं ना कहीं बेकार होती है। आज सुखी हो लेकिन कल के डेट में सुखी नहीं रहोगे, 100% एश्योर हो जाओ। तो बोल रहे हैं गांधी जी कि स्पिरिचुअलिटी इज द बेटर देन मेटेरियलिस्टिक। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से पर ध्यान ना देकर हम अध्यात्म पर ध्यान देंगे। अब पूरी दुनिया इसी के पीछे भाग रही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर B1 की बात करें। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट डू यू स्टडी। इंडिया ग्लोरी इज दैट इट इमूवेबल। तो यहाँ पर देखो, हाँ, जो आपको एक्सरसाइज है उसमें आपको मैंने ये किया है, बताया है। देखो आप उसमें देखो, आपके पास बुक है तो बुक निकाल लो, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट डू यू हैव स्टडी। चैप्टर के बीच से दे दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको दिया जाता है, एग्जाम्स में दिया जाता है, इसको कर लो। पेज नंबर आपका रेनबो बुक का अगर देखोगे तो पेज नंबर 7 में है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर ए है, इंडिया ग्लोरी इज डैट इट इज इमूवेबल। तो आंसर क्या होगा, यह है इट इमूवेबल हो जाएगा। द चेंज अगेंस्ट इंडिया इज डैट, इसको फिल कर लो, ठीक है। हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड, हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड, ठीक है। वी डेयर नॉट चेंज व्हाट, अब यहाँ पर भरना है व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड, ये आपका आंसर। जो अंडरलाइन बोल्ड किया हुआ है ना बच्चों, वो आपका आंसर है। Our ancestors set a limit to our indulgence because more we indulge in our passion, the more lubrical they became. Our forefathers did not। ये सभी चीज़ें आप देख लो, आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फटाफट हम आपका एक्सरसाइज करवा लेते हैं। वीडियो पॉज करके भी क्या कर सकते हैं आप, इससे आंसर को नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, B1-2 करके, ठीक है। तो इसमें है ब्रीफली में लिखना है इस आंसर को, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोप। अब कंपैरिजन करना है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन में क्या अंतर है। तो पहले आप क्या करोगे, दोनों का मतलब लिख लो कि इंडियन सिविलाइजेशन और यूरोपियन सिविलाइजेशन कैसा है, उसके बाद दोनों में उसकी कंपेयर कर दो। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज गाइडेड बाय राइटिंग ऑफ ग्रीस एंड रोम। कह रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है ग्रीस और रोम से आया है, जो लॉन्गर मतलब ज़्यादा दिन तक एग्जिस्ट नहीं रहा है ना, उसकी पहचान मिट चुकी है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया। इंडियन सिविलाइजेशन अभी तक चल रहा है स्टडी, इट फॉलो द फार दैट आवर फोर फादर्स टेस्टेड ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस एंड फाउंड एंड ड्यूरेबल। इंडियन सिविलाइजेशन नीड्स नो एक्सटर्नल गाइड। इंडियन सिविलाइजेशन कोई एक्सटर्नल गाइड की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में एक महान है, अपने आप में एक, हम क्योंकि ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक मटेरियलिज्म पर बिलीव नहीं करते, इसलिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हैप्पी फील करते हैं। वाई डज गांधी से डैट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। वाई डज गांधी से डैट माइंड अ रेस्टलेस बर्ड। ये आपका एक कोट है गांधी का कि दिमाग जो हमारा था एक रेस्टलेस बर्ड के तरह होता है। व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस। तो गांधी जी कह रहे हैं कि हमारे दिमाग को परेशान क्या चीज़ करता है। तो ऑब्वियस है कि हम जब सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, और सेटिस्फाइड कब नहीं रहते, जब मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देते हैं तो आप सेटिस्फाइड नहीं रहते। तो मटेरियल चीज़ों पर ध्यान देने से बेटर है कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो चीज़ों पर फोकस कीजिए और अध्यात्म पर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो बोल रहे गांधी जी से डैट माइंड इज रेस्टलेस बिकॉज इट इज़ नेवर सेटिस्फाइड, है ना। द मोर गेट मोर इट वॉट, है ना। ये इट मोर गेट इट, जितना आपको मिलेगा आपको लगेगा कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इस तरीके से हमारा दिमाग शांत और या सेटिस्फाइड नहीं रह पाता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये सब आप आंसर लिख लोगे ताकि आपको हेल्प हो जाएगा एग्जाम्स में, ठीक है। चलो आगे देखो। Why did our ancestors dissuaded us from luxury and pleasures? Did they do the right thing? ठीक है। तो हमारे जो एंसेस्टर थे वो क्यों मना करते थे, लग्जरी और प्लेजर्स लाइफ जीने से मना करते थे, लग्जरी लाइफ को अच्छा नहीं मानते थे, क्यों आखिर ऐसा क्या था। तो ये बोल रहा है कि एंसेस्टर जो है dissuaded us from luxury and pleasure because they do not lead to happiness। इसीलिए बोलते थे दूर रहने के लिए, इसीलिए बोलते थे उससे पास, मतलब लग्जरी जो प्लेजर होती है वो हैप्पी हमें प्रोवाइड नहीं करता। द मोर वन इंडल्ज इन देम द मोर डिससेटिस्फाइड। जितना आप लग्जरी लाइफ जियोगे, जितना मेटलिस्टिक वर्ल्ड में जियो, उतनी आप क्या रहोगे, अनसेटिस्फाइड रहोगे। क्या रहोगे, अनसेटिस्फाइड रहोगे, तो डिससेटिस्फाइड रहोगे। तो ये सभी चीज़, आवर एंसेस्टर डिड द राइट थिंग बिकॉज वी फाइंड दैट इवन द रिच पीपल आर अनहैप्पी। तो वो बोल रहे थे कि अगर ऐसा लग्जरी लाइफ अगर अच्छी होती है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड अगर अच्छी होती है, तो फिर रिच पीपल को तो खुश रहना चाहिए, वो फिर भी खुश नहीं रहते, सारे रिच पीपल खुश नहीं रहते। हैप्पीनेस इज मेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस ऐसा नहीं है कि हमारे मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ध्यान देती है। हैप्पीनेस एक मेंटल कंडीशन है, एक अवस्था है। आप कैसे खुश रहना है आपको, ये आपकी मेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ एंड पोजीशन। वही चीज़ें बात हो रही है, आप चीज़ें देख लेना, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको इसके पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई अकॉर्डिंग टू गांधी हैव वी स्टक विद द सेम काइंड ऑफ प्लाव एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे। वही कह रहे हैं कि गांधी जी के अनुसार कि जो पहले सेम, वही पहले की तरह 1000 ईयर पहले भी जो हम लोग प्लॉइंग खेती करते थे वैसा ही आज भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है, क्यों। तो गांधी जी स्ट्रक द प्लाव दैट एग्जिस्टेड 1000 ऑफ ईयर्स अगो बिकॉज वी डिड नॉट वांट टॉप इंडल्ज इन कंपटीशन, है ना। हमारे देश में आज भी वैसा ही है, 1000 ईयर्स पहले भी वैसा ही था, चेंजेस उतनी ज़्यादा हम लोग नहीं हुआ है। तो इसका गांधी जी का तात्पर्य के अनुसार, गांधी जी कह रहे हैं उनके अनुसार, क्योंकि ये उन्होंने ही लिखा है, तो उन्होंने कहा है कि हम ज़्यादा बदलने में, चेंज करने में विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि चेंजिंग जो होता है ना लाइफ को क्या करता है, अनहैप्पी की तरफ लेकर चला जाता है।
इसलिए आप चेंज करो, उतना ही चेंज करो जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा चेंज करना अपने आप को एक प्रकार का तकलीफ दे होता है। ओके, तो वी वर्ड कंटेंट विथ आवर सिंपल वे ऑफ लाइफ। वो सिंपल लाइफ, ठीक है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग पर बिलीव करते थे। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं, हेल्थ एंड हैप्पीनेस कम थ्रू द यूज ऑफ आवर हैंड एंड फीट। हेल्थ जो है और हैप्पीनेस है, ये हम पर डिपेंड करता है। हम पे डिपेंड करता है कि हमारे पास हेल्थ कैसा रहेगा, हम खुश कैसे रहेंगे, तो ये हम पर डिपेंड करता है। बट आई डोंट थिंक इट विल बी राइट टू डू द सेम थिंग टुडे। वी कांट फीड आवर 1 बिलियन पॉपुलेशन वी फीड। फिर आगे बोलते हैं कि अगर मतलब पॉपुलेशन जब ज़्यादा हो रही है ना, तो आपको ट्रेडिशनल मेथड को क्या करना होगा, छोड़ना होगा। मतलब उसमें कुछ ना कुछ नया एक इनोवेशन लाना होगा, एक टेक्नोलॉजी लाना होगा, जो क्या करेगा कि अभी जो पॉपुलेशन का कंडीशन है 1.43, तो उस पॉपुलेशन को ट्रेडिशनल मेथड से उनकी नीड को फुलफिल अप नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, हमें नए नए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, ताकि हम प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है, चेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू नीड, ना कि ऐसे आंख बंद करके आप चेंज किए जा रहे हैं। उससे क्या होगा, हमारा लॉस होगा और हम हैप्पी नहीं रह पाएंगे। हाउ डिड आवर एंसेस्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड आवर एंसेस्टर व्यू लार्ज सिटी? ओके, व्हाई वर दे सेटिस्फाइड? आवर एंसेस्टर्स could foresee the यहाँ पर व्यू होगा that are bound to flourish in big city. They knew that gangs of thieves and robbers, prostitution and other vice flourish in big city, and the rich rob the poor. They were therefore satisfied. ठीक है, ये सही है, ठीक है, सही है। Satisfied with small village। कह रहा है कि बड़े शहर में रह कर भी हम खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं ना, कि ज़रूरत से ज़्यादा हम अपनी ज़रूरत को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हमारी उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं कि चोरी करने लगते हैं, रॉबरी करने लगते हैं, या फिर गलत काम करते हैं, जैसे कि प्रोस्टिट्यूट जैसे काम करना लगता है लोग। तो ये सभी चीज़ें जो गलत है, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही करते हैं, नहीं करना चाहिए। आपकी जितनी लीगली वे में आप अच्छे तरीके से जैसे कमा रहे हैं, है ना, काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू गलत काम करके आप हैप्पीनेस दिखाना, रिच को दिखाना, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल? द एंसेस्टर फॉलो देयर सिंपल ऑक्यूपेशन एंड लिव इंडिपेंडेंटली। वो सिंपल ऑक्यूपेशन पर बिलीव करते थे और स्वतंत्र रहने पर बिलीव करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट B2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। इस सबको देख लीजिए, धीरे धीरे सब सारा क्वेश्चन में इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके या फिर 2-3 बार देखोगे, समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविल? ऑथर के अकॉर्डिंग, यानी महात्मा गांधी जो है इस चैप्टर का ऑथर है, तो उनके अकॉर्डिंग मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? तो गांधी जी कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म, मतलब मटेरियलिज्म की क्या है, भरपूर पैकेज है, वर्शिप है। ठीक है, वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म एंड वायलेंस, ठीक है, एंड ब्रूचुअलिटी है ना, मतलब एक जिसमें गंदगी भरा पड़ा है, जिसमें वायलेंस है। आगे बढ़ने के लिए, हमें अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को हम लोग क्या कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं। ठीक है, इनसेटिस्फाइड मतलब लोगों को नाखुश कर रहे हैं, हम खुद खुश नहीं है, दूसरे को भी नाखुश कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें बोल रहे हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब ये है। व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू फाइल कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन? तो ऑथर क्या कन्वे करते हैं कि कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विद द मॉडर्न सिविलाइजेशन?
तो गांधी जी पॉइंट एट द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। तो इंडियन इंडियन सिविलाइजेशन को इन्होंने मोरल बीइंग बोला है, बट दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट इमोरलिटी। और यहाँ वेस्टर्न सिविलाइजेशन को इमोरलिटी से कनेक्ट किया है। ही आस्क्ड हिज कंट्रीमैन टू क्लिंग टू देयर सिविलाइजेशन बट सन द मॉडर्न सिविलाइजेशन एट ऑल कॉस्ट, है ना। हमें क्या करना होता है कि हमें जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो हमें कीमत चुकानी पड़ती है बच्चों। जब भी हम जैसे कि प्रकृति को क्या करते हैं, विनाश करते हैं, पेड़ को काटते हैं, नदी की धाराओं को मोड़ते हैं, पहाड़ों को तोड़ते हैं, तो इस तरीके से हमें मॉडर्न बनने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है, जो कहीं ना कहीं आगे चल के खतरनाक हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग उसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। फ्लड, ये सभी बादल का फटना, ये सभी जो है ना एग्जाम्पल है आपका मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्नाइज होने का। व्हाट इज द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। व्हाट इज द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन? अकॉर्डिंग टू गांधी, indefinite multiplicity of human wants is the distinguished characteristics of modern civilization. क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, द ऑथर परसीव डेंजर फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन हाउ? तो ऑथर ने मॉडर्न सिविलाइजेशन से डेंजर की भावना या फिर खतरों की भावना को फील किया है, तो कैसे? गांधी बिलीव दैट द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन वाज टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। मतलब ज़्यादा इन्वेंशन एक खतरनाक है, एक पागलपन है, ठीक है। दे कुड गिव इफ दे आर नॉट रेसिस्ट वी कुड would barter our permanent good for momentary leisure। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ब्रीफली आप है। What does author prefer to materialism? The author prefer spiritual to, तो मतलब ऑथर जो है ना स्पिरिचुअली अध्यात्म से मेटेरियलिज्म के तरफ के मूव करते हैं। पहले वो अध्यात्म को क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं। तो ऑथर जो है अध्यात्म को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू मेटेरियलिज्म। Question number 6, what does our civilization depend on? Our civilization depend not on multiplying our demands but upon restricting one's self-demand. What is civilization in the real sense of the term? तो इसे भी देख लेंगे आप आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आगे, believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. What does Gandhi mean by the statement? Do you subscribe to this his view? आप देख लो इसे, इसको मतलब काफ़ी ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं कि क्या आपका विश्वास है, आप मानते हो कि इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड? व्हाट डज गांधी मीन? तो मतलब इंडिया जो है ना, इंडिया की अपनी एक पहचान है, इंडिया किसी चीज़ के पीछे नहीं रहता है, मॉडर्नाइजेशन के पीछे नहीं है, किसी को कोलैप्स करने को नहीं सोचता, किसी को नुकसान पहुंचाने को नहीं सोचता। ये सभी चीज़ें यहाँ पर बोला जा रहा है। तो गांधी जी के व्यू से आपको लिखना है कि वो क्या चाहते थे। फिल्म का मतलब सॉलिड होता है, तो गांधी जी का ऐसा सॉलिड व्यू था, ऐसा मानना था। सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज फाउंडेड ऑन सॉलिड ग्राउंड। आवर एंसेस्टर टेस्टेड ऑन द एनविल ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड फाउंड इट टू बी ट्रू। द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया हैज विथस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। इजिप्ट हैड अ ग्रेट एंड पावरफुल सिविलाइजेशन, इट हैज लॉस्ट इट्स गैलरी। तो ग्लोरी मतलब धीरे धीरे जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसकी जो ग्लोरी होता है, चमक होती है, वो ख़त्म होते जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन, वी नोटिस द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स लेसन। तो इसका आपको ये पिक आउट द अदर मेटाफर, या मेटाफर की तरह यूज किया गया है। मेटाफर एक लिटरेरी डिवाइसेज होता है बच्चों, जिसमें क्या करते हैं, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स के साथ कंपेयर करते हैं, मेटाफर करते हैं, मतलब कुछ कहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप देख लेना कि वी नोटिस डैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। हम नोटिस करते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो रेस्टलेस बर्ड की तरह, मोर इट गेट्स, जितना इसको मिलता है उतना ही वो और चाहता है। तो इसी लाइन को क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वे भी आई है, इसको आप नोट डाउन कर लो और इसका आंसर आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करता है। मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। ये जरूरी नहीं है बच्चों कि आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप बहुत हैप्पी हो, खुश हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
एक गरीब भी क्या हो सकता है, खुश हो सकता है, एक अमीर भी खुश नहीं हो सकता है। तो वही बोल रहे हैं कि हाउ डज गांधी डिफाइन हैप्पीनेस। तो गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है। तो हैप्पीनेस इज द कंडीशन ऑफ स्टेट्स ऑफ माइंड, ठीक है, स्टेट्स ऑफ माइंड। तो आपके इस दिमाग पर क्या होता है, हैप्पीनेस डिपेंड करता है कि आप व्हाट यू वांट। तो ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है आपका, तो फिजिकली और मेंटली कोई अगर सता रहा है आपको, अगर मान लें फिजिकली आप काफ़ी पैसे वाले हो लेकिन मेंटल आपका सही नहीं है ना, तो आप हैप्पी नहीं रहोगे अपने लाइफ में। और जब अपने लाइफ में हैप्पी नहीं रहोगे ना, तो दूसरे के लाइफ में भी आप हैप्पी नहीं रह सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आप इसे नोट डाउन करो। 4. Why did our ancestor feel satisfied with small village? कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे छोटे गांव में भी, छोटे शहरों में भी अच्छा सा खुशी जीवन जीते थे, अच्छा फील करते थे। क्यों? Did they do the right thing? क्या वो सही चीज करते थे? Will it be wise today to follow our ancestor in this connection? Give your own view. तो क्या हमें आज उनकी बताए हुए रास्ते, उनके जिए हुए पल के साथ हम लोग जी सकते हैं, उन्हीं के जैसा हम लोग बन सकते हैं, या उनके बताए हुए चीज़ों पर चल सकते हैं? यानी अगर चलते हैं तो क्या हम प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, सक्सेस का क्या मतलब, क्या सक्सेस हमें सब कुछ की कुर्बानी, प्रकृति को बिगाड़ कर, अपने लाइफ स्टाइल को ख़त्म कर अगर हम सक्सेस हो जाते हैं तो उसको ही हम सफल कहते हैं? ये सभी चीज़ें सवाल यहाँ पर उठ रहा है, और यहाँ पर बोलते हैं कि हमारे सिस्टर, इसको आपको लिखना है, ठीक है। आप देख लो एक बार, ये सारा कुछ आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसको पढ़कर हम बताने लगे ना, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं आपको यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ सारा क्वेश्चंस को, ताकि आपको अच्छा हेल्पफुल हो जाए। डिस्कस द नेगेटिव फीचर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का नेगेटिव फीचर की बात हो रहा है, तो आप बता सकते हैं मैटेरियलिज्म। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज द कम्प्लीटली फुल ऑफ द मैटेरियलिज्म, ओके, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सभी चीज़ें वहाँ पर यूरोपियन पीपल टू चेज फॉर मनी, पैसे के लिए वो भागते रहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी ज़रूरत को क्या कर दिया ना, उन्होंने बढ़ा दिया। और जब आप ज़रूरत को बढ़ाओगे ना, तो ऑब्वियस है कि आप क्या करोगे, पैसे के लिए आपको भागना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सिविलाइजेशन एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन? हाउ इज आवर सिविलाइजेशन सुपीरियर टू द वेस्टर्न? तो भाई फिर से क्वेश्चंस को रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। रिपीट नहीं, मतलब क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आपको यहाँ दिया जा रहा है। तो आप बताइए क्या होगा इसका। ये आंसर मैंने आपको दे दिया है ना। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। इलाबोरेट करना है। ह्यूमन हैव बोथ बॉडी एंड सोल, नो डाउट soul is more important, it dwells in the body, but without the body the soul can't achieve anything। तो वही सब चीज़ें हैं, यहाँ पर आप एक्सप्लेन करके देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और कुछ जितने भी आपका एक्सरसाइज है ये चैप्टर वाइज, उसका ग्रामर करवा देंगे, फर्स्ट चैप्टर का टोटल ग्रामर करवा देंगे, और जो लास्ट में बचेगा वो टोटल ऑब्जेक्टिव, कैसे एग्जाम्स में कौन सा ऑब्जेक्टिव आने का मोर चांस तो है, तो आप देख लीजिएगा। ये सब वीडियो देखना है, देखने के बाद आप मुझे कमेंट करेंगे और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।